आज के इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर चर्चा करेंगे और गद्य की प्रमुख विधाओं में से आज उपन्यास विधा पर हम प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज आप उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न यानी कि 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपन्यास के बारे में चर्चा करते हैं कि हिंदी उपन्यास के विकास को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, मतलब प्रेमचंद से पहले के उपन्यास, और दूसरा है प्रेमचंद युगीन उपन्यास, मतलब प्रेमचंद जी के समय के उपन्यास, उसी समय के जब प्रेमचंद जी थे, और एक है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास यानी कि प्रेमचंद के समय के बाद के उपन्यास। ये 3 भागों में हिंदी गद्य साहित्य की जो विधा है उपन्यास, उसको बांटा गया है। आइए सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व के हिंदी के प्रमुख उपन्यासकारों की चर्चा करते हैं। तो मुख्य उपन्यासकार वैसे हैं तो बहुत से उपन्यासकार प्रेमचंद से पूर्व के, जैसे कि सबसे पहले नाम आता है लाला श्रीनिवास दास का, जिनका उपन्यास था परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी में इसका प्रथम संस्करण आया था और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, ये उपन्यासकार हैं जिनका उपन्यास था रहस्य कथा, वैसे और भी उपन्यास लिखे लेकिन हमने एक उपन्यास लिए हैं यहाँ पे, 1879 ईस्वी में आया था। तीसरे हैं जगमोहन सिंह, ये प्रेमचंद के पूर्व के हिंदी उपन्यासकार हैं। श्यामा स्वप्न 1888 ईस्वी में इनका ये उपन्यास आया। इसके बाद नाम आता है देवकी नंदन खत्री का, ये प्रमुख उपन्यासकार हैं जो कि प्रेमचंद पूर्व से के उपन्यासकार हैं। चंद्रकांता इनका उपन्यास था, चंद्रकांत लिखा है, चंद्रकांता इनका उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का, और ये 1891 ईस्वी में आया था। गोपाल राम गहमरी सरकटी लाश, ये 1900 ईस्वी में इनका उपन्यास आया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्होंने उपन्यास अपना लिखा था ठेठ हिंदी का ठाठ, ये 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आता है राधिका रमण प्रसाद जी का। राधिका रमण प्रसाद जी ने ये उपन्यास लिखा था प्रेम लहरी। आगे बढ़ते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकार, जो कि प्रेमचंद के समय के उपन्यासकार कौन है। देखिए पहला नाम तो प्रेमचंद जी का ही आता है, जो कि सेवा सदन 1918 ईस्वी में आया था। आगे इसमें 100 प्रश्न जो कि सिर्फ इसी से संबंधित हैं, उपन्यास से संबंधित, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, इनका कंकाल आया था 1929 ईस्वी में। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जो कि माँ भिखारिणी, ये इनका उपन्यास आया था। चतुरसेन शास्त्री ने अपना उपन्यास लिखा था वैशाली की नगर बधू, ये प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खतूत, ये 1927 ईस्वी में आया था उपन्यास। प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास था विदा, जो कि 1920 ईस्वी में आया था। वृंदालाल वर्मा गढ़कुंडार, ये आया था 1929 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का था अप्सरा, जो कि 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। आगे है चंदोत्तर के प्रमुख हिंदी उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के समय के बाद के उपन्यासकार। सबसे पहला नाम आता है अगेय जी का, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय जी का, जिनका उपन्यास आया था शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी में। इसके बाद जैनेन्द्र जी ने परख उपन्यास लाए 1929 ईस्वी में। उसके बाद इलाचंद्र जोशी, जो कि इनका उपन्यास था सन्यासी 1941 ईस्वी में। यशपाल द्वारा पार्टी कामरेड, ये इनका उपन्यास था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं, और मेला आंचल इनका एक आंचलिक उपन्यास है, 1954 ईस्वी में आया था। उदय शंकर भट्ट है सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, ये लहरें है डहरें होगा, सागर लहरें और मनुष्य, ये इनका उपन्यास था। मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे। आगे और देखते हैं प्रेमचंद के प्रमुख हिंदी उपन्यासकार। प्रेमचंदोत्तर के हिंदी उपन्यासकार जो आगे और दिए गए हैं, जैसे कि कमलेश्वर सुबह दोपहर शाम, इनका उपन्यास था। राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, मन्नू भंडारी के महाभोज, उषा प्रेमदा का था 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रेमदा जो उपन्यासकार थी उनका है। सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए। श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी। धर्मवीर भारती का है गुनाहों का देवता। ये कुछ प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके कुछ प्रमुख उपन्यास थे। अब देखते हैं हिंदी के उपन्यास जो थे गद्य साहित्य में, उनसे संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर
उपन्यासों से संबंधित पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। तो हिंदी के जो पहले उपन्यासकार थे वो थे लाला श्रीनिवास दास। सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु का, जिसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो हैं लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न है कि एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। तो ये लेखक थे बालकृष्ण भट्ट जी। इनका उपन्यास था एक अजान सौ सुजान। अगला है कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। तो इनका जो मूल स्वर था बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का वो था सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। ये इनका मुख्य स्वर था बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे है कि जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है गोपाल राम गहमरी। इन्होंने जासूसी उपन्यासों का लिखना प्रारंभ किया था। तो श्री गणेश करना माने शुरुआत करना, प्रारंभ करना। तो गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों की शुरुआत की थी। आगे है कि राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा था। ये श्यामा स्वप्न जो कि राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित उपन्यास था, ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था ठाकुर जगमोहन सिंह ने, यानी कि ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य नामक निबंध संग्रह के लेखक का नाम क्या है। उपन्यास रहस्य ये एक निबंध संग्रह था। तो इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है कि हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। मतलब ऐसे लोगों ने भी हिंदी सीखी जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते थे, केवल उनके उपन्यास पढ़ने के, चूंकि उनके उपन्यास हिंदी में आते थे इसीलिए उन लोगों ने हिंदी सीखी। इतने अच्छे उपन्यास हुआ करते थे उनके। तो वो थे बाबू देवकी नंदन खत्री जी, यानी कि देवकी नंदन खत्री जो थे उन्होंने हिंदी उपन्यासों को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया उन उपन्यासों में कि उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा। आगे है देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। एक देवकी नंदन संबंधित प्रश्न है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन देखिए, ये उच्च कोटि के साहित्यक हैं। ये यथार्थ पर आधारित हैं। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में समर्थ है। बिल्कुल ये सही है इसका आंसर। ये सी इसका राइट आंसर है कि इनके उपन्यासों में बहुत रोचकता होती थी, बहुत रोचक उपन्यास होते थे, बहुत पढ़ने में रुचि उत्पन्न करते थे। इसीलिए लोगों ने इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। आगे है कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो था मनोरंजन एवं सुधार, यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यास थे वो उनका जो मेन उद्देश्य था वो था मनोरंजन करना और सुधार करना। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या हुआ था। गोदान जो उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास था और इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 1935 ईस्वी, यानी कि गोदान 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। ये कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेम आश्रम और आदर्श हिंदू, इन उपन्यासों में ऐसा उपन्यास बताइए जो मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। तो ये उपन्यास आदर्श हिंदू, ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। आगे है कि दहेज प्रथा एवं अनमोल विवाह के दुष्परिणामों के प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। तो ये उपन्यास था निर्मला। निर्मला में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह, यानी कि बिना मेल के विवाह, जो लड़का और लड़की का बिना मेल का विवाह का चित्रण निर्मला उपन्यास में किया गया है, जो कि दहेज प्रथा पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया था। तो ये उठाया था सेवा सदन उपन्यास में, क्योंकि पहले निर्मला लिखा इन्होंने, निर्मला में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह का वर्णन किया। उसके बाद फिर उनकी उस उपन्यास की जुड़ी समस्याओं को
इस उपन्यास में उन्होंने उठाया था सेवा सदन में। आगे है कि इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया? तो ये किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। यानी कि इन्होंने घटना जो देखते थे समाज में क्या घटित हो रहा है, उस चरित्र को उभारने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में किया। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो देखिए, सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन के वास्तविक समस्याओं के केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल, ये जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास थे उनमें ये सारे गुण थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी गुण ये मुंशी प्रेमचंद जी के में थे। यानी कि सभी संदर्भों में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाएं लिखी, यानी कि उपन्यास लिखे। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, यानी कि उसे महाकाव्य कहा गया है। तो वो उपन्यास था गोदान। बहुत अच्छा उपन्यास था गोदान। तो ये इस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर के ऊपर उठकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो वो किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। मनोरंजन के साथ साथ, यानी कि मनोरंजन तो उनमें था ही, लेकिन सामाजिक स्थिति को उन्होंने उजागर किया है अपने उपन्यासों में, वो थे मुंशी प्रेमचंद जी। आगे है कि हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्श सोनमुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो भी मुंशी प्रेमचंद जी को दिया जाता है। यानी कि प्रेमचंद जी ऐसे ही नहीं, उपन्यास सम्राट कहे जाते थे। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने समाज का एक आईना दिखाया है अपने उपन्यासों में। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए? यानी कि स्त्रियों के आभूषण और प्रेम के दुष्परिणाम को मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने एक उपन्यास में दिखाया है। तो वो कौन सा उपन्यास था? तो वो उपन्यास था गबन। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का था, जिसमें उन्होंने स्त्रियों के आभूषण और प्रेम के दुष्परिणामों को दिखाया है। आगे है कि प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रसाद जी द्वारा अधूरा उपन्यास था इरावती। इरावती प्रसाद जी का, यानी कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास था। आगे है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास में प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या है, वो उपन्यास है तितली। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास था, जिसमें प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की गई है। अगला है कि तितली का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो तितली जो उपन्यास था, जिसके राइटर थे, जिसके लेखक थे जयशंकर प्रसाद जी, उसका जो प्रकाशन वर्ष था वो कौन सा था? तो वो वर्ष था 1934 ईस्वी। यानी कि तितली जो उपन्यास था जयशंकर प्रसाद जी का, वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? अंतरजातीय मतलब एक जाति से दूसरी जाति। अंतरजाति का मतलब होता है एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने का जो समस्या थी, वो किस कथा वस्तु में, यानी कि कौन से उपन्यास में उठाया गया था? तो वो उपन्यास था भिखारिणी। भिखारिणी उपन्यास में ये समस्या उजागर की गई थी। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। तो वैशाली की जो नगरवधू उपन्यास था, उसके रचयिता थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। अगला प्रश्न है कि चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो चंद हसीनों के खतूत जो उपन्यास लिखा था, वो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि वेश्या वर्ग को अपने, वेश्या मतलब जो वेश्यावृत्ति के धंधे में उतरती थी औरतें, उन्हें वेश्या वर्ग कहा गया। तो उस जमाने में, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी या अन्य उपन्यासकारों के टाइम में, ये वेश्यावृत्ति बहुत ही चरम सीमा पर थी। उस समय वेश्यावृत्ति का ज़्यादा बोलबाला था। तो वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यास कौन था? तो उन्होंने वेश्यावृत्ति को ही अपने उपन्यासों में जगह प्रदान की। तो वो उपन्यासकार थे पांडे बेचन शर्मा उग्र।
आगे है कि उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है। तो इनकी परंपरा को विकसित करने वाले यानी कि इनकी परंपरा थी वो वेश्यावृत्ति वाली, उन्होंने अपने उपन्यासों में ज्यादा स्थान दिया था। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो उपन्यासकार थे वो थे ऋषभ चरण जैन जी। इनने इनकी जो परंपरा है उसको और विकसित किया। आगे के प्रश्न में देखते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो ये देखिए सरकार तुम्हारी आंखों में, ये पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। जीजाजी ये भी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। दिल्ली का दलाल ये भी पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। केवल वेश्यापुत्र पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है। तो इनमें से जो फाल्गुन के दिन ये जो उपन्यास है ये ऋषभ चरण जैन का नहीं है, ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, फाल्गुन के यानी कि फागुन के दिन। आगे बढ़ते हैं कि वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे। वृंदालाल वर्मा जो उपन्यासकार थे उसे आप किस वर्ग में रखेंगे। तो देखिए वृंदालाल वर्मा ने ज्यादातर ऐतिहासिक उपन्यासकारों को जगह दी, यानी कि उनके जो उपन्यासकार थे वो ऐतिहासिक उपन्यास थे, इतिहास पर आधारित थे, इसलिए उनको ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में रखेंगे। कुछ उपन्यासकार थे जो कि समाज के ऊपर उपन्यास लिखे, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यास भी लिखे। देखिए समाज के उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है। प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासों के जो कि नंदन खत्री वगैरह इन्होंने लिखे हैं। जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी ने लिखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा का नहीं है। तो इसमें मृगनयनी, माधव जी सिंधिया, विराट की पत्नी ये वृंदालाल वर्मा के उपन्यास नहीं हैं। सॉरी, वृंदालाल वर्मा के उपन्यास ये तीनों हैं। केवल कंकाल जिनका वृंदालाल वर्मा का कंकाल उपन्यास नहीं है, कंकाल उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे बढ़ते हैं कि अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक जो थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये उपन्यास सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता ये बिल्कुल कथन सत्य है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में भरपूर मात्रा में मिलता है। चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया है मुंशी प्रेमचंद युगीन के समय के उपन्यासों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि ये उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण हुआ है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है कर्मभूमि, यानी कि कर्मभूमि जो उपन्यास था मुंशी प्रेमचंद जी का उसमें हरिजनों की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। हरिजन मतलब दलित वर्ग के इसमें उजागर किया गया है। आगे है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। तो वो था गोदान उपन्यास। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की जो उपन्यास था उसको महाकाव्य की संज्ञा प्रदान की गई थी। और ये गोदान जो उपन्यास था ये बड़ी अच्छी इसकी कहानी है। तो अगर कभी समय आपको मिले तो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का जरूर पढ़ना। अन्यथा इसकी तो एक नाटक के रूप में यानी कि एक सीरियल के टाइप में भी बना हुआ है। तो गोदान बहुत अच्छा सीरियल है। तो बहुत अच्छे उपन्यास लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था। एक उर्दू उपन्यास था चौगाने हस्ती, इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी में उसको लिखा। वो उपन्यास कौन सा था। तो वो उपन्यास था रंगभूमि। देखिए रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। बहुत से उपन्यास लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने, इसीलिए उनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आगे है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो इनमें जो दिए गए हैं इनमें सभी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र जी। आगे है कि इनमें से आंचलिक उपन्यास कौन है।
तो आंचलिक उपन्यास यानी कि जब भी आंचलिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें फणीश्वर नाथ रेणु का नाम पहले आएगा। यानी कि जो आंचलिक उपन्यास, आंचलिक माना होता है क्षेत्र विशेष की घटनाओं से होकर के, और जो लिखे गए हैं उपन्यास उन्हें आंचलिक उपन्यास कहते हैं। और ये फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार थे और मेला आंचल इनका एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास है, मेला आंचल। आगे बढ़ते हैं कि सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो इन दोनों ने जो सुनीता और त्यागपत्र जो उपन्यास थे, इसके जो लेखक हैं वो है जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी ने ये दोनों उपन्यास लिखे हैं। अगला है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अगेय का नहीं है। तो अगेय का उपन्यास देखिए, शेखर एक जीवनी, ये अगेय का उपन्यास है। अपने अपने अजनबी, ये भी अगेय जी का उपन्यास है। नदी के दीप, ये भी अगेय जी का उपन्यास है। केवल सुहाग के नूपुर अयोग अगेय जी का उपन्यास नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है। तो इनमें जैनेन्द्र का जो उपन्यास नहीं है वो देखिए, सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, ये तो जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं तीनों। केवल प्रेत और छाया, ये जैनेन्द्र का उपन्यास नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है। तो इनमें से व्यतीत इलाचंद्र जोशी का उपन्यास नहीं है। बाकी जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र, ये सभी इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। निम्नलिखित में उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। तो ये थे जैनेन्द्र जी, ये मार्क्सवादी व्यवस्था से प्रभावित नहीं थे, मार्क्सवादी परंपरा से प्रभावित नहीं थे। बाकी ये तीनों मार्क्सवादी परंपरा से प्रभावित थे। आगे है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो झूठा सच उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। यशपाल जी झूठा सच के लेखक हैं। आगे है कि सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है। सूरदास जी के जीवन पर आधारित एक उपन्यास लिखा गया है, वो उपन्यास किसने लिखा है। तो वो लिखा था अमृतलाल नागर जी ने। डी इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है। देखिए, सूरदास की भी जीवनी पर जो उपन्यास लिखा गया है, सूरदास की जीवनी पर वो लिखा है अमृतलाल नागर ने, और तुलसीदास पर जो उपन्यास लिखा है वो लिखा है मानस का हंस, ये उपन्यास है। यानी कि तुलसीदास की जीवनी पर आधारित जो उपन्यास था वो था मानस के राजहंस, जिसमें तुलसीदास की जीवनी का वर्णन किया गया है उस उपन्यास में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है। आंचलिक उपन्यास आप जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं और उनका उपन्यास है मेला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास का प्रमुख उपन्यास है उपन्यासकार का। तो चलिए आगे इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि 49वें प्रश्न में कौन सा उत्तर है। इनमें किस विशेष अंचल का चित्रण, इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि आंचलिक उपन्यास में ये सभी विशेषताएं होती हैं। यानी कि विशेष अंचल क्षेत्र का भी इनमें वर्णन होता है आंचलिक में, और उसमें क्या रीति रिवाज हैं, क्या रहन सहन है, वहाँ के मेले कौन से लगते हैं, उन सब का खान पान, रहन सहन, सबका चित्रण आंचलिक उपन्यासों में मिलता है। आगे है कि इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है। तो नाम आता है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, क्योंकि आंचलिक उपन्यासकार जो है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, और इनका जो उपन्यास है वो है मेला आंचल, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है। आगे है कि निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। तो आंचलिक उपन्यास है वही मेला आंचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। आगे है कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन छांटना है। तो देखिए, असत्य कथन इसमें रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल का कथानक किया है, ये कथन सत्य है बिल्कुल। चारु चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है, ये गलत कथन है। चारु चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास
नहीं है। और बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बिल्कुल सही है ये भी। और झूठा सच का कथानक देश विभाजन के त्रासदी पर आधारित है, तो ये भी सही है। यदि कोई गलत कथन है इसमें तो वो कथन है चारु चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास नहीं है, 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से जो उपन्यास नहीं है वो दिव्या नहीं है। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। तो राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल, यानी कि राग दरबारी जो उपन्यास था उसके रचनाकार थे श्रीलाल शुक्ल। आगे है कि राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। तो ये हुआ था शिवपालगंज। शिवपालगंज का इसमें समग्र चित्रण किया गया है राग दरबारी उपन्यास में, जो कि ये उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। तो ये की गई है राग दरबारी उपन्यासकार में, जिसके श्रीलाल शुक्ल लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। यानी कि एक तो पंचायत के मुख्य आदमी, कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार जो वैद्य जी जो एक नाम दिया गया है वो किस उपन्यास के वे पात्र हैं। यानी कि जो वैद्य जी पात्र है, वैद्य जी एक जो चरित्र है या जो पात्र हैं या कलाकार हैं, जो नायक हैं वैद्य जी, वो किस उपन्यास के पात्र हैं। तो वो उपन्यास था राग दरबारी। राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल जी का एक उपन्यास था। आगे है अगला प्रश्न कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। तो वो हैं श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी उपन्यास है, और जिसमें वैद्य जी पात्र हैं, और उसमें जो गांव था वो गांव था शिवपालगंज। शिवपालगंज का उसमें विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। तो मोहन राकेश का उपन्यास है ना आने वाला कल, 20 का राइट आंसर है। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो इसमें उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। बाकी लालटेन की छत ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। बेदिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है। एक चिथड़ा सुख ये भी निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आगे है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। तो आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। आगे बढ़ते हैं कि महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है। तो महाभोज उपन्यास जो लिखा हुआ है वो भी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। तो 55 खंभे लाल दीवारों के जो रचनाकार हैं वो हैं उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा 55 खंभे लाल दीवारों की लेखिका हैं। आगे है कि चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है। तो चितकोबरा उपन्यास जो लिखा है वो है मृदुला गर्ग का। आगे है कि इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। तो नरेश मेहता का उपन्यास है यह पथ बंधु था। यह पथ बंधु था, यह है नरेश मेहता का उपन्यास। आगे है कि फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो ये उपन्यास था शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगेय जी। इसके शेखर एक जीवनी के रचनाकार हैं। आगे है कि संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास इनमें से कौन सा है। तो वो उपन्यास था बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं कि
माणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? तो माणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है और इसके जो रचयिता हैं सूरज का सातवां घोड़ा ये थे रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़ते हैं कि सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो सोया हुआ जल के उपन्यासकार जो हैं वो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये सोया हुआ जल उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में पुराना वटवृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? यानी कि पुराने वटवृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष का गांव में जो खड़ा हुआ है वो किस उपन्यासकार में वर्णन उसका किया गया है? तो वो उपन्यास था बाबा बटेश्वर नाथ के नाम से जो उपन्यास था उसमें एक पुराना बरगद के वृक्ष को गांव में खड़ा दिखाया गया है और वो 100 साल से ऐसा ही खड़ा उस गांव के का वर्णन करता है। आगे बढ़ते हैं, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? तो मृणाल जो उपन्यास है वो है त्याग पत्र उपन्यास की पात्र है मृणाल। आगे है कि इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के देखिए मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और दीर्घ तपा ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो उपन्यास हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं और ये आंचलिक उपन्यास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूर्णिया जिले के मोरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? पूर्णिया जिला जो कि बिहार में है वहां के मोरीगंज को किस उपन्यास में कथानक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो वो था मेला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें मोरीगंज का वर्णन किया गया है। आगे है कौन सा उपन्यास यशपाल का है? तो यशपाल जी का इसमें ये सभी हैं। यशपाल के पार्टी कामरेड, दादा कामरेड ये यशपाल के उपन्यास हैं। दिव्या और ये सभी उपन्यास जो हैं ये यशपाल जी के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग करना है, गलत युग्म में छांटना है, इसमें कौन सा गलत है? तो बाकी 3 सही है, एक गलत युग्म है, एक गलत जोड़ा है, वो जोड़ा छांटना है हमको गलत वाला कौन सा है? तो इसमें देखिए प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है। भीष्म साहिनी का तमस उपन्यास है, ये भी सही है। राही मासूम रजा का ये भी आधा गांव, ये भी सही है। यदि गलत है तो कमलेश्वर ये वाला गलत है। सूरज का 7वां घोड़ा कमलेश्वर का नहीं है, सूरज का 7वां घोड़ा रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आगे बढ़ते हैं कि 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 1084 की माँ उपन्यास की जो लेखिका हैं वो है महाश्वेता देवी, ये इसका राइट आंसर है। आगे है कि अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। अनदेखे अनजान पुल। आगे अंधेरे बंद कमरे किस लेखक का उपन्यास है? तो ये है मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है वो है मोहन राकेश का। दीक्षा उपन्यास आधारित है, दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? तो ये है राम कथा पर। दीक्षा उपन्यास राम कथा पर आधारित एक उपन्यास है। आगे है कि नदी के दीप किस विधा की रचना है? तो नदी के दीप उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि हिंदी की जो गद्य विधाएं होती हैं 12, 13 विधाएं 14 हैं, कुछ प्रमुख विधाएं हैं, कुछ गौण विधाएं हैं। उन विधाओं में उपन्यास विधा जो है वो उस जो नदी के दीप है वो उपन्यास विधा के अंतर्गत लिखा गया एक रचना है। आगे है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग करना है, यानी कि एक गलत कथन है उसको अलग करना है कि इसमें से गलत कौन सा है वो बताना है। तो देखो इलाचंद्र जोशी सुनीता ये इनका नहीं है, ये इसका गलत है। जैनेन्द्र का त्याग पत्र बिल्कुल सही है। आगे का अपने अपने अजनबी बिल्कुल सही है। वृंदालाल वर्मा का मृगनयनी बिल्कुल सही है, केवल यही गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित कर दिया था? तो ये कर दिया था सोजे वतन, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों का जमाना था और जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो अंग्रेजों की काली करतूतों को इस उपन्यास में लिख रहे थे, तो इस उपन्यास को प्रतिबंधित कर दिया था अंग्रेजी हुकूमत ने, सोजे वतन को। आगे बढ़ते हैं कि जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जालपा के नाम से कौन सा पात्र था जो प्रेमचंद के किस उपन्यास में
उसका समावेश किया गया था, यानी कि जालपा पात्र का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गबन। गबन उपन्यास में जालपा एक पात्र है। आगे है कि जब दूसरों के पांव तले जमीन अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? मतलब जब आप दूसरों के तले दबे हों तो वहां पर जोर आजमाइश करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वहां से आप उस पैर को सहलाओ तभी काम चलेगा, है ना। जब दूसरों के पांव तले मतलब जब अपनी गर्दन पांव के नीचे दबी हो तो वो गर्दन को ऐंठा मरोरी नहीं करने, उसके पांव को सहलाना है, यानी कि उसकी चापलूसी करना है जब तक अपन उसके नीचे दबे हैं। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि जब अपनी गर्दन किसी के पांव तले दबी हो तो उससे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए, ना अपनी गर्दन मरोड़नी चाहिए, नहीं तो अपना ही नुकसान हो जाएगा। उसके पैरों को दबाना चाहिए, यानी कि उसके पैरों को सहलाना चाहिए, उसकी जी हजूरी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्यामा स्वप्न उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं जगमोहन सिंह। आगे है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो प्रेमचंद का अधूरा जो उपन्यास था वो था मंगलसूत्र। ये इनका पूरा उपन्यास नहीं हो पाया, अधूरा उपन्यास रह गया मंगलसूत्र। आगे है कि प्रेमचंद का वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद ने भी एक वेश्या समस्या से संबंधित एक उपन्यास लिखा था, वो उपन्यास कौन सा था? तो वो था सेवा सदन। सेवा सदन वेश्या से संबंधित, यानी कि वेश्याओं की समस्या से संबंधित उपन्यास था सेवा सदन। आगे है कि सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो सती मैया का चौरा उपन्यास के लेखक है भैरव प्रसाद गुप्ता। आगे है कि मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? तो मन वृंदावन के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं उपन्यास के, वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल। आगे है कि डूबते मस्तूल के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये है नरेश मेहता। डूबते मस्तूल एक नरेश मेहता का प्रसिद्ध उपन्यास है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? तो मित्रों मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी की लेखिका हैं। आगे है कि इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये बताना है। देखिए इसका जो परीक्षा गुरु है ये पहला उपन्यास है। तो सबसे पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, तो इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं परीक्षा गुरु शुरू में दिया नहीं है। उसके बाद चंद्रकांत आया, फिर गोदान आया, फिर झांसी की रानी आया, तो बी इसका राइट आंसर है, यानी कि परीक्षा गुरु सबसे पहला उपन्यास था। तो आगे के फिर क्रम सही है। आगे है अगला प्रश्न कि निम्न सूचियों को सुमेलित करें, सही कोड का चयन कीजिए। ये यहाँ पर सूची दी गई है और इस तरफ इसका कोड दिया गया है, यानी कि उत्तर यहाँ बताना है, प्रश्न यहाँ है। तो अब देखते हैं कि निम्न सूचियों को सुमेलित करें, सही कोड का चयन करना है हमको। तो इसमें कौन सा सही है? देखिए बालकृष्ण, इसका जो है बालकृष्ण भट्ट की जगह पे लिखा है प्रेमाश्रम, और श्रीनिवास दास की सीध में लिखा है नूतन ब्रह्मचारी, प्रेमचंद में लिखा है कंकाल, प्रसाद में लिखा है परीक्षा गुरु। तो देखिए अब इनकी जोड़ियां मिलाते हैं। लाला श्रीनिवास दास का है परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का है, प्रसाद जी का है कंकाल, और प्रेमचंद जी का है, देखते हैं कौन सा सही है। डी इसका राइट आंसर है। देखिए दूसरा चौथा पहला, यानी कि ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। देखें ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला। देखिए प्रेम और ये बाण भट्ट जो बचे ये इनके हैं नूतन ब्रह्मचारी के। तो देखिए पहले जो ए का है, पहले यानी कि ए का है दूसरा, ए वाले का दूसरा, ये वाला हो गया है। लाला श्रीनिवास दास का चौथा हो गया, यानी कि, और प्रेमचंद का है प्रेमाश्रम, और जो प्रसाद जी हैं उनका है कंकाल। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा उपन्यास राजेंद्र यादव का है। तो
राजेंद्र यादव का जो उपन्यास है वो है सारा आकाश। ये इसका राइट आंसर है सी। यशपाल किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? तो यशपाल जो है मार्क्सवादी वर्ग के उपन्यासकार हैं। आगे, इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? तो ये देखिए, परती परिकथा आंचलिक उपन्यास है, मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है, रतिनाथ की चाची ये भी एक आंचलिक उपन्यास है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये सभी आंचलिक उपन्यास हैं। कौन सा उपन्यास मनोहर श्याम जोशी का है? तो कसब, क्याप, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, ये तीनों उपन्यास मनोहर श्याम जोशी के हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास बिखरते टूटते दाम्पत्य यानी कि दाम्पत्य जीवन के संबंध से बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से जुड़ा है? यानी कि मन्नू भंडारी ने उपन्यास लिखा था बिखरते टूटते, जो हमारा जो शादीशुदा जिंदगी है उसके संबंध में जो दरार पड़ती है, जो कलह होता है, उस पर बच्चों पर कैसा असर पड़ता है, वो मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यास में लिखा है। तो वो उपन्यास कौन सा था? वो उपन्यास था आपकी बंटी। आगे है कि प्रेमचंद के इन उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि प्रेमचंद का रचना काल के क्रम में पहले कौन सा उपन्यास आया, उसके बाद कौन सा आया और उसके बाद कौन सा आया? तो इसका जो है सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का आया था प्रेम आश्रम, उसके बाद रंगभूमि आया, फिर निर्मला आया और अंत में गोदान आया। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक फिर से दिया हुआ है कोड वाला कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सही कोड का चयन करना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इनमें से कौन सा उपन्यास है, रागे रांघव का कौन सा है, जैनेन्द्र का कौन सा है, सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है। तो इसमें कौन सा उपन्यास है इस कोड में हमें बताना है। तो यहां पर ये जो है हजारी प्रसाद का है पुनर्वा, और ये कब तक पुकारूं रागे रांघव का है, और परख है जैनेन्द्र का, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो इसका मतलब है कि इसमें कौन कौन सा कूट बना, यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। तीसरा पहला चौथा दूसरा, सी इसका राइट आंसर है। यही क्रम है इसका।